ध्यान सिंह ने जो कुछ कहा था मेरी मंशा के ऐन मुताबिक था, मगर मैंने उसकी हुक्मनुमा तजवीज़ या तजवीज़नुमा हुक्म फौरन कबूल करने की बजाय अपने मौक़िफ़ पर मज़ीद इसरार करने का फ़ैसला किया। मैंने कब इनकार किया है भांजे, मैं सारी जिम्मेदारियां संभालने को तैयार हूँ, मगर अफसरों से तुम्हारे ताल्लुकात भी ज़रूरी हैं। अगर तुम ऑफिसर्स क्लब जाने से घबराते हो तो तुम्हें किसी और जगह उनसे मुलाकातों का रास्ता निकालना पड़ेगा। फिर मैं अपने मेज़बान की तरफ मुतवज्जे हुआ। कहा, रवि जी, इस सिलसिले में आप बेहतर रहनुमाई कर सकते हैं। ये बताइए, क्या हम नीरज सिन्हा और अकलील यादेव को ऑफिसर्स मेस के अलावा कहीं और, मेरा मतलब है किसी रेस्टोरेंट वगैरह में खाने पीने मौज मस्ती की महफिल की दावत दे सकते हैं? रवि भागवत मेरा सवाल सुनकर पहले तो कुछ चौंका, फिर कुछ देर सोचने के बाद बोला, तुम्हारी तजवीज़ तो बहुत अच्छी है मामा जी। ऐसी किसी महफिल में तुम दोनों ऑफिसर्स मेस के मुकाबले में उनसे कहीं ज्यादा घुल मिलकर बात कर सकोगे, मगर ऐसी कोई दावत देने के लिए मुझे कम से कम पठानकोट में तो कोई मुनासिब रेस्टोरेंट या क्लब नजर नहीं आता। मैंने झट से कहा, रवि जी ये बताइए, अगर हम इन्हें ध्यान सिंह की हवेली में ऐसी किसी महफिल में शरीक होने की दावत दें तो क्या वो दोनों राजी हो जाएंगे? ये कहते हुए मैंने एक नजर ध्यान सिंह पर भी डाली। मैंने देखा उसने तायद में सर हिलाया था। उधर रवि भागवत ने चंद लम्हे गौर करने के बाद कहा, मेरा ख्याल है मैं ध्यान सिंह की तरफ से उन्हें दावत दूं तो वो राजी हो जाएंगे, मगर इस दावत की कोई मजबूत वजह होनी चाहिए। यह सुनकर मैंने ध्यान सिंह की तरफ देख कर कहा, भांजे दिमाग पर जोर डालो, हम किस बहाने उन्हें दावत दें? हमारी दावत उन तक पहुंच जाएगी, मगर बहाना वाकई इतना जोरदार होना चाहिए कि वो दोनों इनकार न कर सकें, बल्कि खुशी खुशी हाँ कहते हैं। ध्यान सिंह ने हाँ में गर्दन हिलाई और सोचने लगा। रवि भागवत भी दिमाग लड़ा रहा था। तभी मैंने अपने जहन में पहले से तरतीब दिया हुआ मशवरा पेश करने का फैसला किया। कहा, यार एक बात समझ में आई है, आप दोनों बताएं कि ये दाव कारगर हो सकता है या नहीं। ये सुनकर वो दोनों चौंके। मैंने रवि भागवत को मुखातिब करके कहा, आप ये बताएं कि अगर आप उन दोनों अफसरों को बताएं कि ध्यान सिंह भांजा मेरी आमद की खुशी में एक शानदार दावत दे रहा है जिसमें उन्हें भी बुलाना चाहता है, तो क्या वो राजी हो जाएंगे? मेरी अहमियत जताने के लिए आप उन्हें कह सकते हैं कि ये दरअसल एयर वाइस मार्शल अर्जुन सिंह को खुश करने की एक कोशिश है, क्योंकि मुझे अर्जुन सिंह की सिफारिश पर ही इस कंपनी का कर्ता धर्ता चुना गया है। मेरी बात पूरी होने तक रवि भागवत के चेहरे पर सताइश के तासुरात छा चुके थे, जबकि ध्यान सिंह का चेहरा खुशी से दमकने लगा था। रवि भागवत ने गर्मजोशी से कहा, तुमने तो वाकई कमाल की तरकीब सोची है मामा जी। मेरा ख्याल है इससे ज्यादा जोरदार दावतनामा तो कोई और हो ही नहीं सकता। और सबसे जबरदस्त बात यह है कि ये कोई झूठा बहाना नहीं है। मैं तुम दोनों को यकीन दिलाता हूँ कि वो दोनों ये दावत ठुकराने का सोच भी नहीं सकते, सारी मसरूफियात छोड़कर खींचे चले आएंगे। मैंने तायद पर रवि भागवत का शुक्रिया अदा किया। ध्यान सिंह ने भी मेरी तजवीज की दिल खोल कर तारीफ की। तभी रवि ने संजीदा होते हुए कहा, मैं तो यहाँ तक दावा करता हूँ कि इस दावत में शरीक होने से नीरज और अकलील तो क्या, खुद बेस कमांडर सोलोमन पुरुषोत्तम भी इनकार नहीं कर सकता। एयरफोर्स का हर छोटा बड़ा अफसर जानता है कि अगले एयर चीफ अर्जुन सिंह ही हैं। उन्हें खुश करने से तरक्की की राहें खुल सकती हैं। एयर कमांडर नीरज सिन्हा तो पहले ही 2 साल में एयरबेस कमांडर बनने के सपने देख रहा है। उसकी बात पूरी होते ही ध्यान सिंह ने कहा, मामा जी फिक्र न करो, मैं इतनी जोरदार दावत करूंगा कि सब आने वालों के दिल खुश हो जाएंगे। मैं कैप्टन रमन सांसी और लेफ्टिनेंट नवजोत सिंह को भी बुलवाऊंगा। मैंने पुरजोश लहजे में कहा, शाबाश भांजे, अब तुम वाकई रवि भागवत जैसा बड़ा कारोबारी बनने के रास्ते पर चल पड़े हो। कॉन्ट्रैक्टर नामदेव कार्तिक को दावत देना भी न भूलना, जबकि मैं अपने एक खास मेहमान को भी दावत दूंगा। ध्यान सिंह ने चौंक कर मुझे देखा। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट देखकर वो भी खुलकर मुस्कुराया। बोला, मैं समझ गया मामा जी, तुम अपने नए यार हरि सिंह सांधु की बात कर रहे हो। ठीक है, दावत के लिए दरकार ढेरों ढेर शराब वहीं से तुम लाना, और हाँ उसे कहना कि अपने यार संपत को भी साथ ले आए। मैंने कहा, बिल्कुल कह दूंगा भांजे, बल्कि जोर डालकर कहूंगा। मैंने तुम्हें बताया ना कि मैंने सोच समझकर उस हरि सिंह सांधु से याराना लगाया है। एक तो वो बंदा बहुत प्यारा है, फिर अपने ताल्लुकात की वजह से वो हमारे कारोबार के लिए भी बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। तभी रवि भागवत ने हमारी गुफ्तगू में मुदाखलत की। बोला, तुम दोनों मामा भांजा किसकी बात कर रहे हो? मैंने उसे हरि सिंह सांधु के बारे में तफसील से बताया। फिर मैंने हरि सिंह सांधु के शराब पर अथॉरिटी होने और उससे अपनी गहरी दोस्ती के बारे में बताया। इस पर रवि भागवत ने कहा, यार मामा जी, ये हरि सिंह तो मुझे अपने ही मिजाज का बंदा लग रहा है। तुमने तो मेरे दिल में उससे मुलाकात का शौक पैदा कर दिया है। मेरा ख्याल है उसके साथ मेरी भी खूब निभेगी, और मुझे लग रहा है कि यह महफिल भी यादगार साबित होगी। हम दोनों कुछ देर मजीद खुशगपियां करते रहे।
फिर हमने रवि भागवत से इजाज़त तलब की। वो हमें छोड़ने हवेली से बाहर तक आया और हमारी गाड़ी में बैठने के बाद भी ड्राइविंग साइड की खिड़की के पास खड़ा होकर 5-7 मिनट गपशप करता रहा। उसका लमढींग गुरखा दरबान एक तरफ चौकस खड़ा था। उसने अब भी कोई राइफल या शॉटगन नहीं थाम रखी थी, मगर मुझे अब उसका सबब मालूम हो चुका था। वो ब्राउनिंग P35 9mm पिस्टल से लैस था, जिसे उसने मसलहतन पहले हमारी नजरों से छुपाए रखा था, मगर अब हम उसे बासानी उसके दाएं हाथ में देख सकते थे। बिलाखिर रवि भागवत ने हमें रुखसत होने की इजाजत दी थी। उसने बताया था कि वो मजीद 1-2 दिन घर पर आराम करेगा। ध्यान सिंह ने गाड़ी ढिंगू रोड की तरफ बढ़ाई। गुरुद्वारा श्री गुरु नानक देव सभा के पास से गुजरते हुए उसने गालिबन वाहे गुरु से अपनी गुस्ताखाना गैर हाजिरी पर माफी मांगी। रात का दूसरा पहर शुरू होने की वजह से हस्बे तवक्को इस कस्बा नुमा शहर पर खाबिदगी का गलबा नजर आ रहा था। ढिंगू रोड पर भी ट्रैफिक न होने के बराबर था। ताहम ध्यान सिंह मुसर्रत और सुरूर के आलम में खासी सुस्त रफ्तारी से गाड़ी चला रहा था। साफ लग रहा था कि वो रवि भागवत से मुलाकात के नताइज से बहुत खुश था। उसने गाड़ी बड़ी शाहरा पर बाईं तरफ मोड़ी। कुछ देर में उस चौराहे पर पहुंच गए जहां से बाईं तरफ जाने वाली सड़क पटेल चौक से गुजरकर हमारे लेबर कैंप की तरफ जाती थी। तभी मेरे जहन में एक झमाका सा हुआ। उसके साथ मेरे वजूद में इस्तराब की तेज लहर दौड़ गई। साथ ही मुझे अपने आप पर शदीद गुस्सा आया। मैंने फौरन ध्यान सिंह को मुखातिब क्या कहा, यार भांजे बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, मगर शुक्र है अभी हम ज्यादा दूर नहीं आए, तुम जल्दी से गाड़ी वापस मोड़ो। मेरे अल्फाज से ज्यादा मेरे लहजे के हिजान ने ध्यान सिंह को चौंका दिया। उसने गाड़ी की रफ्तार कम करते हुए पूछा, सब ठीक तो है मामा जी? मैंने बेचारगी से कहा, नहीं यार, हम एयरबेस का वो नक्शा रवि भागवत की हवेली में ही भूल आए हैं जो उसने मेरे हवाले किया था। ये सुनते ही ध्यान सिंह ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ाते हुए कहा, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था मामा जी। मैं समझा पता नहीं कौन सी आफत टूट पड़ी। ये कौन सा बड़ा मसला है? रवि जी ने भी देख लिया होगा कि हम वो नक्शा भूल गए हैं। वो 2-3 दिन के बाद एयरबेस पर वापस आएगा तो उसे साथ ले आएगा। हमें कौन सा अभी और इसी वक्त उस नक्शे की जरूरत है। उसके लहजे की बेपरवाही महसूस करके गुस्से से मेरा खून खौल उठा, मगर उसकी बातों में वजन था और मैं उसे वापस जाने पर मजबूर नहीं कर सकता था। लिहाजा मैंने अपनी बात पर जोर न दिया। ताहम अपने इस तरह भी रद्द अमल का कोई जवाब देना जरूरी था। लिहाजा मैंने कहा, यार भांजे, तुम्हारी बात ठीक है, असल में मुझे अपने आप पर गुस्सा आ रहा है। इतनी काम की चीज मैं कितनी आसानी से भूल गया। रवि भागवत सोचेगा कि कैसे लापरवाह लोगों से वास्ता पड़ा है। ध्यान सिंह ने गालिबन मेरा दिल रखने के लिए मेरी हाँ में हाँ मिलाई। ताहम मुझे लगा कि वो उस वक्त कोई भी फिक्रमंदी या संजीदगी की बात नहीं करना चाहता था। मैंने फैसला किया कि अगली शाम तन्हा रवि भागवत की हवेली चला जाऊंगा। इस बहाने मैं उससे अपने मतलब की मजीद ऐसी बातें कर लूंगा जो मैं ध्यान सिंह की मौजूदगी में नहीं कर सका था। लेबर कैंप पहुंचने पर ध्यान सिंह मेरे साथ गाड़ी से उतर गया और फाटक खोलने में ताखीर को चौकीदार के सोने का नतीजा समझकर उसकी खिंचाई की। फिर अहाते में महवे ख्वाब मजदूरों का बगौर जायजा लेने के बाद कहीं वापस रवाना हुआ। मेरे अहाते में दाखिल होने के बाद दरबान ने फाटक बंद कर दिया। मैंने आदतन सुबह सवेरे उसका जायजा लिया तो 33-34 बरस का वो नीम शहरी तर्ज का सरदार काफी खुश मिजाज, चाको चौबंद और फर्ज शनास लगा। सुबह के बरक्स उस वक्त वो मुझे काफी बुझा बुझा नजर आया। मुझे उसके मिजाज की ये कैफियत समझने में मुश्किल पेश न आई। मैंने उसका शाना थपथपा कर पंजाबी में कहा, ऐसी छोटी मोटी बातों पर दिल छोटा न किया करो जवान, आखिर हमारा मालिक है। साल 6 महीने में डांट टपट कर भी ले तो कौन सा हमारी इज्जत घट जाएगी। गर्म खून है, तजुर्बा बढ़ेगा तो खुद ही दिमाग ठंडा रखना सीख जाएगा। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? उसने कदरे बहाल लहजे में कहा, मैं लहना सिंह हूँ जी। यकीन करें सब लेबर के काम पर जाने के बाद ही सोता हूँ। मैं तो चक्कर लगाते हुए अहाते के आखिरी सिरे की तरफ गया था और गाड़ी की बत्तियां देखते ही इस तरफ चल पड़ा था। मेरे फाटक तक आते आते ध्यान सिंह जी ने दोबारा फाटक बजा दिया। मैंने एक बार फिर बाजू थपथपा कर उसकी दिलजुई की और फिर 10 रुपए का नोट निकालकर उसकी जेब में उड़सते हुए कहा, तुम अब बेफिक्र हो जाओ लहना सिंह, अब तुम्हारा सिर्फ मुझसे वास्ता पड़ेगा और मैं अपने साथियों को खुश रख कर उनसे काम लेने पर यकीन रखता हूँ। लहना सिंह का चेहरा यकलख्त खुशी से खिल उठा। फिर गोया कुछ याद आने पर वो चौंका। बोला, मैं तो ये बताना भूल ही गया शमशेर सिंह जी, कोई 1.5 घंटा पहले लेबर सप्लाई करने वाले ठेकेदार अभिमान दुबे जी भी आ गए हैं। बता रहे थे कि ध्यान सिंह ने खास मुलाकात के लिए फौरन बुलवाया है। उसकी बात सुनकर मैं भी चौंका, मगर फिर मैंने पुरसुकून लहजे में कहा, हाँ मुझे पता है। ध्यान सिंह भांजे से तो उसकी सुबह मुलाकात होगी, वो जागता मिला तो मैं अभी उससे बात कर लूंगा। लहना सिंह ने पुरजोश लहजे में कहा, वो जाग रहे हैं जी, अभी कुछ देर पहले ही उन्होंने मुझसे माचिस मंगवाई थी। अपनी धुन में मगन रहने वाला बंदा है।
कभी रात होते ही लंबी तान कर सो जाता है तो कभी रात गए तक अकेला जागकर ऑल इंडिया रेडियो से मुकेश, लता जी और मोहम्मद रफ़ी वगैरह के गाने सुनता रहता है। मैंने कहा बहुत खूब। दुबे तो हिंदू ब्राह्मण जात है जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश वगैरह में ज्यादा मिलती है, मगर ये बंदा पंजाब के गांव गांव धक्के खाता फिरता है और इसके ये गुण इसे कोई आशिक बता रहे हैं। मुझे तो ये कोई बहुत ही दिलचस्प हस्ती लग रहा है। लहना सिंह ने कहा, बाकी तो मुझे नहीं पता शमशेर सिंह जी, मगर अभिमान दुबे हैं भले आदमी। मैंने कहा चलो अभी मुलाकात होगी तो पता चल जाएगा। लहना सिंह ने चाय का पूछा मगर मैंने मना कर दिया। मैं अपने कमरे के दरवाजे पर पहुंचा तो लहना सिंह के बयान की तस्दीक हो गई। अंदर से दिलसोज आवाज में सदाबहार मकबूल गीत जब दिल ही टूट गया हम जी के क्या करेंगे की सदा सुनाई दे रही थी। मगर फर्क सिर्फ ये था कि ये गीत रेडियो से नशर नहीं हो रहा था और न ही उसे KL सहगल गा रहा था। मैं कदरे ठिठका और फिर अंदर दाखिल हो गया। मेरे पड़ोसी पलंग पर नीम दराज कोई 40 साल का सांवली रंगत और भारी जिसामत वाला शख्स मेरी खलल अंदाजी पर चौंका और फिर खामोश हो गया। मैंने उसकी नजरों में मौजूद सवाल नजरअंदाज करते हुए हिंदी में कहा, चुप क्यों हो गए दुबे भैया, गाते रहो। तुम्हारी मधुर आवाज में ये गीत रात के इस पहर सीधा दिल में उतरता महसूस हो रहा है। ये सुनते ही अभिमान दुबे के चेहरे से अजनबियत जायल हो गई। ताहम उसने गीत दोबारा शुरू नहीं किया। मैंने अपने दोनों हाथ जोड़कर उसे खामोश सलाम किया और अपने बिस्तर पर बैठते हुए कहा, ध्यान भांजे ने शायद तुम्हें मेरे बारे में बताया होगा। मेरी बात पूरी होने से पहले ही दुबे ने जल्दी से कहा, हाँ शमशेर जी, ध्यान सिंह ने सबसे पहले आप ही के बारे में बताया था। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई और साथ ही इत्मीनान भी कि अब हर मामले में दोनों भाइयों से टाकरा नहीं करना पड़ेगा। आपको तो पता है ना, सेठों से बराह रास्त मामलात में बाज़ औक़ात कितने संगीन मसाइल पैदा हो जाते हैं। फिर उसने ठहर कर मेरी तरफ देखा, बोला, मगर आप ये बताएं कि अगर आप ध्यान और ज्ञान सिंह के मामा यानी सरदार जी हैं तो फिर आपकी हिंदी इतनी साफ क्यों है? मैं उसकी बात सुनकर हंसा और फिर मुतमईन लहजे में कहा, इसकी वजह यह है दुबे भैया कि मैं 20 साल की उम्र में मधुपुर से भागकर फिल्मी हीरो बनने बंबई चला गया था। फिल्मों में घुसने का मौका तो नहीं मिला। 7 साल बंबई में मजदूरी करने और रक्षा चलाने के बाद दिल्ली पहुंच गया और 11 साल वहां गुजारने के बाद अब कहीं वापस पंजाब आया हूं। मैं तो यूं समझो खुद अपनी बोली भूल गया हूं। इसलिए जालंधर वालों को लगता है कि मेरा हुलिया ही नहीं, जबान भी माझे के सिखों वाली नहीं है। हम दोनों मजीद कुछ देर अपने बारे में बातें करते रहे। फिर मैंने दुबे से काम के बारे में संजीदा गुफ्तगू शुरू की। उसे मालूम था कि ध्यान सिंह को जल्द अज जल्द बड़ी तादाद में मजदूरों की नई खेप दरकार है। उसने बताया कि वो पहले ही अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है और उसे काफी कामयाबी भी मिल रही थी, मगर वो हतमी तादाद पूछना चाहता था। मैंने कहा कि पहले मरहले में कम से कम 100 मजदूर दरकार हैं। मैंने उसे मशवरा दिया कि वो जिन जवान मजदूरों को भर्ती करे उनके वालिद, बुजुर्ग, चचा और ताया वगैरह को भी कमीशन पर मजीद मजदूर ढूंढ कर भर्ती करवाने की जिम्मेदारी सौंप दे। जबकि मैंने उसे भर्ती का सिलसिला पड़ोसी रियासतों खुसूसन राजस्थान तक बढ़ाने का मशवरा दिया। उसने मेरे मशवरे बखुशी कबूल कर लिए और उन पर अमल का वादा किया। अगली सुबह ध्यान सिंह अपने वक्त पर कैंप पहुंच गया और दुबे से तफसीली बातचीत के लिए उसे भी अपने साथ गाड़ी में बिठा लाया। मैंने उसे दुबे से अपनी रात वाली बातचीत और मशवरों के बारे में बताया तो वो बहुत खुश हुआ और मेरी भरपूर तायद की। उसने दुबे को फी मजदूर कमीशन में इजाफे की खुशखबरी भी सुनाई। दुबे ने अपना मिशन जोरों शोर से आगे बढ़ाने का यकीन दिलाया। हमारा काफिला एयरबेस के बैरूनी बैरियर पर पहुंचा तो पता चला कि वहां का सारा स्टाफ अभिमान दुबे को अच्छी तरह जानता है। ताहम ध्यान सिंह ने उसे कैप्टन रमन से मुलाकात के बाद मजदूरों की एंट्री करवाने के लिए हवालदार लखमीर के पास भेज दिया। मुझे इसकी वजह का अंदाजा था। कुछ ही देर के बाद मेरे कयास की तस्दीक भी हो गई। कैप्टन रमन ने ध्यान सिंह की तरफ से पुरतकल्लुफ ज़ियाफत की दावत पर खुशी का इजहार किया, मगर जब हमने एयर कमांडोर नीरज सिन्हा और ग्रुप कैप्टन अकलील यादेव की शमूलियत का जिक्र किया तो वो चौंका और फिर नफी में सर हिला दिया। फिर उसने संजीदा लहजे में कहा, ध्यान सिंह जी, आपकी खुशी के लिए हमें इस डिनर पार्टी में शरीक होने में कोई एतराज न होता, मगर एयरफोर्स के अफसरों के साथ हमारा वहां इकट्ठा होना हम सब के लिए पेचीदगियां पैदा कर सकता है और किसी मामूली सी बदमज़गी की सूरत में ऊंची सतह तक शिकायत पहुंच सकती है। मेरी दरखास्त है कि आप हमें बेशक दाल रोटी खिला दें, मगर हमारी पार्टी में सिर्फ हमारे साथी शरीक होने चाहिए। ध्यान सिंह ने फौरन उसका मुतालबा तस्लीम कर लिया और कैप्टन रमन और उसके साथियों के लिए जल्द एक अलहदा ज़ियाफत का वादा किया। हम रुखसत होकर बाहर निकले तो दुबे मजदूरों वाले काफिले समेत रवाना हो चुका था। हम अंदरूनी फाटक की तरफ रवाना हुए तो ध्यान सिंह का मिजाज कुछ बरहम लगा। फिर उसने दिल की बात कह दी।
बोला फौज और एयरफोर्स वालों की इस खींचातानी में हमारा प्रोग्राम खामखा खराब हो रहा है मामा जी। मैं समझ रहा था कि थोड़ी जोर आजमाइश से ये मान जाएगा, मगर इसने तो साफ इनकार कर दिया। मैंने कहा परेशान या नाराज होने की जरूरत नहीं है भांजे, अगर हम इन दोनों ग्रुपों के लिए अलग अलग पार्टी दें तो हमारे लिए और भी अच्छा होगा। हमें इन सबसे खुलकर अपने काम की बातों का मौका मिलेगा, जो इतना पैसा खर्च करने का असल मकसद है। मेरी बात सुनकर ध्यान सिंह खुश हो गया। बोला तुम ठीक कह रहे हो मामा जी, एक दूसरे से कन्नी कतराने वाले इन अफसरों को इकट्ठा करने की कोशिश वाकई मेरी गलती थी। मैंने कहा थोड़ा खर्चा तो बढ़ जाएगा भांजे, मगर इसी हिसाब से फायदा भी दुगना हो जाएगा। उस रोज मैं बेकरारी से शाम होने का इंतजार करता रहा। हस्बे तवक्को रवि भागवत आज भी साइट पर नहीं पहुंचा था और मैं छुट्टी होते ही उसके घर पहुंच जाना चाहता था, ताकि उसकी तरफ से तोहफे में दिया गया नक्शा अपने कब्जे में कर सकूं। शाम ढले हम तीनों ध्यान सिंह की गाड़ी में मजदूरों के काफिले के साथ अपने कैंप की तरफ वापस रवाना हुए। मैं ध्यान सिंह को आगाह करने का मौका तलाश कर रहा था कि अचानक वो संजीदा लहजे में बोला, मामा जी दुबे को कल सवेरे यहाँ से रुखसत होना है। हम अभी किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में चलेंगे और खाने पीने के साथ तफसील से मीटिंग भी करेंगे। ये सुनकर मैं तिलमिलाने पर मजबूर हो गया, मगर इनकार की कोई गुंजाइश नहीं थी। लिहाजा मैंने उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए उसे पटेल चौक पर वाक़े एक मुसलमान कबाबिये के ढाबे पर चलने की तजवीज़ दी, मगर दुबे ने फौरन वाज़े कर दिया कि वो खालिस सब्जी खोर है। इस पर हमने अमृतसरी कुलचों के हवाले से मशहूर बच्चन कुलचा शॉप पर चलने का फैसला किया। सब्जियों से भरे मक्खन में लिथड़े खस्ता कुलचे और छोले प्याज वाली हरी चटनी के साथ बहुत लजीज लगे, मगर मेरा जहन रवि भागवत की तरफ ही अटका हुआ था। मैंने फैसला कर लिया था कि चाहे रात कितनी भी गहरी हो जाए, मैं आज ही उसकी हवेली की तरफ जाऊंगा। उसके साथ ही मैंने फैसला किया कि मैं फिलहाल ध्यान सिंह को इस फैसले के बारे में नहीं बताऊंगा। खुदा खुदा करके खाने पीने का ये सिलसिला खत्म हुआ। ध्यान सिंह ने मुझे और दुबे को लेबर कैंप के फाटक पर उतार दिया। इस बार लहना सिंह ने हमारे गाड़ी से उतरने से पहले ही फाटक खोल दिया था। मैंने गाड़ी गली के कोने तक पहुंचने का इंतजार किया। दुबे भी मेरे साथ था। हम दोनों अपने कमरे में पहुंचे तो कुछ देर बाद मैंने दुबे को कहा, यार आज का भोजन इतना मजे का था कि मैंने कुछ ज्यादा ही खा लिया है। अब तबीयत बोझल हो रही है। ऐसा करो तुम आराम करो, मैं घंटा डेढ़ घंटा टहल कर आता हूँ। उसने हाँ में गर्दन हिलाने पर इक्तिफा किया। मैं फाटक पर पहुंचा तो लहना सिंह दो नाली बंदूक बगल में रखे एक मूंढे पर बैठा हुआ था। मुझे देखकर वो मुस्तैदी से उठ खड़ा हुआ। मैंने दोस्ताना लहजे में कहा, यार लहने फाटक खोल। पटेल चौक के कुलचे मुझे बहुत भारी पड़ गए। कम से कम 1.5-2 घंटे सड़कों पर टहल लगानी पड़ेगी। लहना सिंह ने फाटक खोलते हुए कहा, ठीक है शमशेर सिंह जी, आप बेफिक्र हो जाएं। आप जब भी वापस आएंगे मैं आपको जागता मिलूंगा। मैंने पहले से भी ज्यादा दोस्ताना लहजे में कहा, ओ यार यहाँ कौन सा अशरफियों के बोरे रखे हैं जिन्हें कोई चोरी करने आएगा। 125 के करीब बंदे लंबी तान कर सो रहे हैं। इतनी बड़ी पलटन का कोई क्या बिगाड़ेगा। अब यहाँ मेरा राज है और मैं खामखा के आर्मी डिसिप्लिन का कायल नहीं हूँ। नींद आए तो सो जाना, बस मैं फाटक खटखटाऊं तो उठ जाना। मेरी बात सुनकर वो खुश हो गया। मेरे तजुर्बे के मुताबिक शतरंज की बिसात पर ऐसे प्यादे शुरू में ही अपनी तरफ कर लेना बहुत फायदेमंद होता है, और मेरा तजुर्बा ये भी बताता था कि ये काम जरा भी मुश्किल नहीं है। गुर्बत के मारे इस तबके का दिल जीतने के लिए माल खर्च करना बेशक एक कारगर हरबा होता है, मगर इन महरूमी के मारे लोगों को इज्जत देना, इन्हें अपना बनाने में सबसे ज्यादा मौसर गुर साबित होता है। मैं हत्तुल इम्कान तेज कदमों से चलता हुआ पटेल चौक पर पहुंचा तो खाने पीने के ढाबों के अलावा बेशतर दुकानें बंद हो चुकी थीं। गुज़श्ता रोज मैंने अंदाजा लगाया था कि रवि भागवत की कोठी से हमारे लेबर कैंप का फासला ज्यादा से ज्यादा 1.5 मील रहा होगा। ताहम वक्त की किल्लत और रात गहरी होने की वजह से मैंने पैदल वहां तक जाने की बजाय किसी सवारी की तलाश में नजरें दौड़ाईं। खुशकिस्मती से मुझे बच्चन कुलचा शॉप के सामने 2 ऑटो रिक्शा खड़े नजर आए। कुछ ही देर के बाद मैं रवि भागवत के ठिकाने की तरफ रवाना था।